नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 27 विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उसमें दरारें बड़ी साफ नज़र आने लगी हैं। दरारें तो बड़ी स्वाभाविक बात है, अलग अलग पार्टियां थी, एक साथ आना था। उसके अलावा सीटों के तालमेल को लेकर जो एक दूसरे की टांग खींचा, आपने केकड़े को देखा है? अगर समुद्र के किनारे कभी बैठे हों और पत्थर वहाँ हों और केकड़ों को देखा हो, तो आपको केकड़ों की रेस अगर देखनी हो तो समुद्र के किनारे चले जाइए। वहाँ एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, नीचे से कई आकर उसकी टांग खींचकर नीचे ले आते हैं। वही स्थिति इस समय इस गठबंधन में हो रही है। आपको 2-3 राज्यों का उदाहरण देकर बताता हूँ कि सीटों का तालमेल कैसे फंसा हुआ है और कैसे इस बात की पूरी संभावना है, और उनकी दृष्टि से देखें तो आशंका है कि तालमेल हो नहीं पाएगा। पहला वार किया है नीतीश कुमार ने। आपको मालूम है नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी से बहुत नाराज़ है। पहले उनको पहली ही बैठक में उम्मीद थी, पटना की बैठक में, कि उनको कन्वीनर बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। उनको उम्मीद थी कि उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा। उनकी पार्टी के लोग प्रचार करते रहे कि सबसे पिछड़ी जाति में अगर सबसे कोई प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण कोई चेहरा है तो वो नीतीश कुमार का है। जाति के आधार पर भी आप देखें तो भी, प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से देखें तो भी, और उनकी शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से देखें, हर लिहाज से वो सबसे बेहतर विकल्प हो सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक तो नीतीश कुमार बर्दाश्त करते रहे। पिछली बैठक में जो हुआ, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। उसका एक मकसद था नीतीश कुमार का नाम काटना, कि कांग्रेस अगर सोच भी रही हो और कुछ और दल भी सोच रहे हों तो इस फैसले की तो बात ही छोड़िए, इस मुद्दे पर विचार ही ना हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम देने का मतलब था कि कांग्रेस का अध्यक्ष सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन की, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आता है, दक्षिण भारत से आता है। कुल मिलाकर जो है, ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, उस लिहाज से भी, उस मुद्दे के लिहाज से भी देखें तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति कोई प्रेम नहीं है, न तो कांग्रेस के प्रति प्रेम है इन पार्टियों का, दोनों पार्टियों का। दरअसल ये नीतीश कुमार की बढ़त को रोकने के लिए या उनकी संभावित ताजपोशी से मेरा मतलब है कि उनको इस गठबंधन का कन्वीनर कम से कम बना दिया जाए, इस पर भी मान जाते नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और नीतीश कुमार तो पहली बैठक के बाद से ही नाराज़ चल रहे हैं। तो पहला उन्होंने वार चला अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट से, जहां जेडीयू का कोई नाम लेवा नहीं है। अब 5 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे, जीतने के बाद पांचों के पांचों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने अरुणाचल वेस्ट की सीट से अपना उम्मीदवार अभी से घोषित कर दिया है। अब आप देखिए, बिहार से करते किसी सीट पर तो बात समझ में आती है, उत्तर प्रदेश में करते अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर देते तो भी बात समझ में आती है, किसी और प्रदेश में होता फिर भी बात समझ में। नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां जेडीयू का, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं रह गया है, जेडीयू को कौन पूछ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को संदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से दिसंबर में ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। नीतीश कुमार ने 19 दिसंबर का समय दिया था, 19 दिसंबर तक का समय कांग्रेस पार्टी को, कि इस पर वो पुनर्विचार करे। उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, एक तरफा घोषणा कर दी अपने उम्मीदवार की, और उससे पहले किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। तो हम एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते अपना उम्मीदवार घोषित करने से पहले कांग्रेस पार्टी को सूचना दी कि 19 दिसंबर तक हमको इस बात का जवाब दीजिए। तो उसके कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तो नीतीश कुमार ने उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम अरुणाचल वेस्ट की लोकसभा सीट है, जहां से अभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सांसद है, वहां से घोषित कर दी, उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। अभी अरुणाचल प्रदेश में आपको मालूम है कि 2 सीटें हैं, अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट।
अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अरुणाचल ईस्ट से तापिर गाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। दोनों सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। जेडीयू कभी वहाँ से लोकसभा की कोई सीट जीती ही नहीं। तो जेडीयू का कोई जो है ट्रैक रिकॉर्ड भी आप नहीं खो सकते कि फलां सन में जीती थी या फलां नेता उसका जो है वहाँ से लोकसभा सदस्य रह चुका है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के जरिए संदेश था कांग्रेस पार्टी को कि हम झुकने को तैयार नहीं हैं, हम आपकी शर्तें मानने को तैयार नहीं हैं, और जहां आप मजबूत हैं वहां भी आपकी दावेदारी मानने को तैयार नहीं है। अगर 27 दलों के गठबंधन में देखें तो अरुणाचल प्रदेश के लिहाज से सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। तो उस उम्मीदवार खड़ा करने का, और वहाँ से कांग्रेस पार्टी के बार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, तो उसका दावा स्वाभाविक रूप से बड़ा मजबूत है। लेकिन नीतीश कुमार ने इसकी परवाह नहीं की। अब दूसरा राज्य बना है झारखंड, जहाँ से झगड़ा मुझे लगता है कि इस गठबंधन का तेज होगा। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2019 में जीती थी। एक सीट आजसू ने जीती और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। 2019 के चुनाव में जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें 9 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने उनमें से 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की, झारखंड विकास मोर्चा पार्टी थी उनकी अपनी, उस समय उसको दे दिया था 2 सीटें, और 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। इसी तरह से 4 सीटों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ा था, और 1 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी। ये सब लोग हार गए, इनमें से किसी का उम्मीदवार जीता नहीं। अब इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं लेफ्ट पार्टीज के लोग, और उसके अलावा जेडीयू, ये नई एंट्रेंट है। जेडीयू झारखंड में 2 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी। इस बात से बड़ी नाराज़गी है आरजेडी में, जेडीयू में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने न केवल दावेदारी की घोषणा कर दी है एक तरफा, बल्कि इन सभी 9 लोकसभा क्षेत्रों में अपने कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिए हैं। यानी उसका कहना स्पष्ट है कि पिछली बार गठबंधन में 9 सीट मिली थी, इस बार 9 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन गठबंधन में बातचीत होगी तो हम 1-2 सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी 1 सीट जेडीयू के लिए और 1 सीट लेफ्ट पार्टीज़ के लिए। लेफ्ट पार्टीज़ 2 सीटों पर लड़ना चाहती हैं। ऐसे ही आरजेडी जो है 2 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। तो सवाल ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा ये है कि भाई लोकसभा चुनाव में किसकी क्या परफॉर्मेंस थी सबको मालूम है। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और सबसे बड़ी पार्टी बनकर 81 में से 30 सीटें लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आई। 16 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और 1 सीट आरजेडी को मिली थी, और इन तीनों पार्टियों को मिलाकर सरकार बनी है। उन्हीं की गठबंधन की सरकार इस समय चल रही है। तो गठबंधन की सरकार एक तो संकट में है हेमंत सोरेन के कारण, ईडी का बुलावे पर बुलावा आ रहा है। अब उन्होंने नया आदेश जारी किया है, झारखंड के सभी विभागों को कहा है कि ईडी अगर उनसे कोई जानकारी किसी भी बारे में मांगे तो वो जानकारी न दे। तो हेमंत सोरेन कब जेल चले जाएंगे किसी को पता नहीं है। लेकिन सीटों के तालमेल में क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं। बात आप देखिए कि बातचीत किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक कमेटी बनी है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी होती तो उस कमेटी में इन सब बातों पर चर्चा होती, सब पार्टियां अपने अपने दावे पेश करती और उसमें तय होता कि भाई किसका दावा कहाँ मजबूत है, वहाँ से उसका उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। झारखंड में दावेदारी सब अपनी मीडिया के जरिए बता रहे हैं और दावा पेश कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस ने किया, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, अब उसके बाद जेडीयू ने और फिर आरजेडी ने और लेफ्ट पार्टीज ने। सब मिला दें, सबकी दावेदारी मिला दें तो 14 की बजाय शायद 20-28 सीटों पर जो है चुनाव कराना पड़ेगा। तो झारखंड में गठबंधन के दलों के बीच सीटों का तालमेल हो पाएगा, इसमें बड़ी शंका है। अब दूसरा राज्य ले लीजिए महाराष्ट्र, 48 सीटें हैं लोकसभा की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं।
पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर लड़ी थी और उसको 23 सीटों पर विजय मिली थी। शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और 18 पर जीती थी। शिवसेना कह रही कि हम 23 पर लड़े थे, हम तो 23 पर लड़ेंगे, जबकि पार्टी में विभाजन हो चुका है और ज़्यादातर जो है लोकसभा सदस्य एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। इसी तरह से उधर एनसीपी का झगड़ा है। शरद पवार की पार्टी जो है वो दावा कर रही है ज़्यादा सीटों का। कांग्रेस के लिए ये दोनों पार्टियां यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार कह रहे हैं कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में 0 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 0 से शुरू करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस 23 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र में होने वाला क्या है। महाराष्ट्र में सीटों का तालमेल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच में कोई आम राय से तय हो जाएगा, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। केरल के बारे में आपको मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2 गठबंधन हैं, दोनों आमने सामने हैं। एक कांग्रेस के नेतृत्व में है, दूसरा सीपीएम के नेतृत्व में है, तो उनका कोई तालमेल होना नहीं है। अभी नई जो खबर आई है पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि सीपीएम एक आतंकवादी पार्टी है और आतंकवादी पार्टी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा क्लियर स्टैंड शुरू से है। कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन है, अगर समझौता होगा तो दोनों के साथ होगा। और तृणमूल कांग्रेस बड़ा स्पष्ट कर चुकी है कि 2 सीटें अभी इस लोकसभा में कांग्रेस के पास हैं, 2 से ज़्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस नहीं देने वाली। समझौते पर बात होती तो शायद एक आध सीट जो है ज़्यादा मिल भी जाती, लेकिन सीपीएम के होने से समस्या आ रही है गठबंधन में तालमेल में। तो कुल मिलाकर जो गठबंधन के दल हैं वो कांग्रेस पार्टी की टांग नीचे खींचना चाहते हैं और उनको इस बात से ताकत मिली है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, उनमें से 3 राज्यों में जो उत्तर भारत के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। तो उनका मानना है कि कांग्रेस पहले से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो कांग्रेस के लिए समस्या ये हो रही है कि वो लड़े कितनी सीटों पर। जितनी सीटों पर पिछली बार लड़ी थी 423 सीटों पर, उतने पर लड़ने की तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। गठबंधन के साथी उसे सीट देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी जहां मजबूत है वहां गठबंधन के साथियों को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में मामला कांग्रेस ने ही फंसाया हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि इस गठबंधन में मायावती की बहुजन समाज पार्टी आ जाए। अखिलेश यादव घोषणा कर चुके हैं गठबंधन की बैठक में कि अगर मायावती को लाने की कोशिश हुई, बीएसपी को लाने की कोशिश हुई, तो वो गठबंधन से निकल जाएंगे। वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन मायावती क्या करेंगी ये तो किसी को मालूम नहीं है। मायावती ने अपनी ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो इस गठबंधन में आना चाहती हैं या कांग्रेस पार्टी से उनकी बातचीत चल रही है। ये कांग्रेस की इच्छा है, जिसको मायावती पूरा क्यों करेंगी इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप एक एक राज्य में देखते जाइए तो सीटों के तालमेल की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। झगड़े की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो घटक दल हैं उनमें अलग अलग राज्यों में सीटों को लेकर दावे और प्रतिदावे जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि कोई पीछे हटेगा भी तो कितना पीछे हटेगा। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस का लक्ष्य आपको बता दें, इस चुनाव को जीतने का तो सवाल ही नहीं, न कांग्रेस का न इस गठबंधन का। कांग्रेस पार्टी की सारी ताकत इस बात में लगी है कि किसी तरह से उसको 55 सीटें मिलें, जिससे वो लोकसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष बना सके। रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी के लीडर का उसको रिकॉग्निशन मिल सके, इसके लिए सारी कोशिश है। क्या कांग्रेस पार्टी 55 सीटें ला पाएगी? क्या गठबंधन के साथी इसमें उसकी मदद करेंगे? मेरी नज़र में ये बड़ा सवाल है। इस चुनाव का नतीजा पहले से सबको मालूम है। इस चुनाव में केवल जिज्ञासा इतनी है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी क्या अपना 303 का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या उसका जो दावा है अब की बार 400 पार वो ऐसा कर पाएगी? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो अप्रैल मई में जब चुनाव होगा तब मिलेगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जो हर चुनाव में पूछे जाते हैं कि भाई सत्ता में कौन आएगा, कौन सी पार्टी सबसे आगे है, इन सवालों का जवाब पहले से है।
बीजेपी सबसे आगे है, बीजेपी सत्ता में आ रही है। इस बारे में बीजेपी को तो छोड़िए, बीजेपी के दावे की बात ही मत कीजिए, उसके जो विरोधी हैं वो भी, उनको भी यकीन है, उनको भी विश्वास है कि बीजेपी आ रही है। उनकी सारी कोशिश ये है कि कैसे बीजेपी की सीटें कम की जा सकें। तो ये विचित्र चुनाव, इस तरह का चुनाव मैंने अपने 40-42 साल के पॉलिटिकल जर्नलिज्म के करियर में इससे पहले देखा सुना नहीं। जो मुख्य विरोधी दल हों या मुख्य विरोधी दलों का जो गठबंधन हो, वो उसकी सारी कोशिश ये हो जिसके सत्ता में आने की प्रबल संभावना है, जो नंबर 1 पार्टी है, उसकी सीटों की संख्या कुछ कम कर सके। ये मुझे लगता है शायद पहला, जब विपक्ष बहुत कमज़ोर हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय, तब भी उसका लक्ष्य ये नहीं होता था कि हम सत्ता में तो नहीं आएंगे, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है उसकी सीटें कम कर दें, खासतौर से इंदिरा गांधी और उसके बाद के समय में। लेकिन ये इस तरह का पहला चुनाव होने जा रहा है जहां विपक्ष लड़ाई शुरू होने से पहले हार मान चुका है। अब तय सिर्फ इतना होना है कि हार की मार्जिन क्या होगी, मतलब सीटों का अंतर क्या होगा विपक्षी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो आने वाले दिनों में इन सवालों के भी जवाब धीरे धीरे मिलने लगेंगे या इन सवालों के जवाब के संकेत मिलने लगेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।